Hello students, you are with Bindu Chaudhary and today we are covering our past part 3rd and in this one we are covering chapter 2nd from trade to territory, the company establishes power. Today we are taking its part 1st and in this part 1st we will read how these East India Company came to India only for trade but later on they captured the territories also. First of all we will read about Aurangzeb. औरंगज़ेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर्स. जब हम मुग़ल रूलर्स की बात करते हैं तो काफ़ी मुग़ल शासक हुए, बट उनमें से अगर हम बात करें कि पावरफुल कौन था तो औरंगज़ेब वॉज द लास्ट वन हु वाज पावरफुल मुग़ल रूरल and he establishes control over a very large part of the territory that is now known as India. और जो आज हम भारत की बात करते हैं, इस भारत पे, जी हाँ, इस भारत पे सबसे ज़्यादा अधिकार किन्होंने किया? औरंगज़ेब ने उस टाइम भी किया था, बट लेटर ऑन क्या हुआ? आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughal governors, subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. After 1707, after the death of Aurangzeb, no prominent ruler was there and the benefit goes to the governors or subedars who were Mughal and big zamindars and to the authorities. They established their regional kingdoms again and again one by one and they ruled over those kingdoms. आप देखिए अलग अलग उन्होंने बना लिए थे और वहाँ पे उन्होंने जो सूबेदार्स हैं, जो जनरल्स हैं, उन पे शासन करना शुरू कर दिया. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. What then do we do? मेन रीज़न बिहाइंड औरंगज़ेब्स डेथ, क्या हुआ उनके डेथ के बाद में? सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं कि पूरी जगह पे दिल्ली के द्वारा ही, जो दिल्ली सरकार है, औरंगज़ेब जिनको कंट्रोल करते थे, वहाँ से ही इंडिया को मॉनिटर किया जाता था. बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब व्हाट हैपेंड? रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो दिल्ली नो लॉन्गर बीन अ फंक्शनल और इफेक्टिव सेंटर. उसके बाद क्या हुआ? क्या हमारा इंडिया एक रह पाया या हमारे यहाँ पे जो अलग अलग रीजनल किंगडम्स बन गए थे उनसे हमें नुकसान हुआ है? और अगर हमें नुकसान हुआ है तो हु गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज किंगडम्स? सी हियर, by the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. Yes, after the breaks of regional kingdoms, जब हमारा इंडिया डिवाइड हो गया, कई अलग अलग रीजनल किंगडम्स बन गई. हु take benefit of all these things? Britishers took benefit of all these things and they came as a political horizon. Firstly, we told you that they came here for only for trade, but later on trade plus political interference was given by the Britishers. How it happens? Let's see here. See this one. This is बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन्स. बहादुर शाह जफ़र हैं हमारे अंतिम मुग़ल शासक और उनके बच्चे हैं. इनको क्या किया गया बच्चों? इनको अरेस्ट कर लिया गया. Who arrested these persons? कैप्टन हडसन arrested all these persons. और हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जो औरंगज़ेब के पास में पावरफुल चीज़ थी वो सब बिखर गई एंड लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह कैप्चर्ड बाय द कैप्टन हडसन. See here what happens next after Mughal emperors ended. Did you know that the Britishers originally came as a small trading company? Yes, you know very well. We had told you this one in the earlier also. So हमने जब स्टार्टिंग की थी इस चैप्टर की तब भी हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था और अभी भी हम आपको यही बता रहे हैं बच्चों. जो ब्रिटिशर्स है वो किस लिए आए थे हमारे इंडिया में? दे केम हेयर एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज.
उधर उनका उस समय ऐसा कोई मेंटेलिटी नहीं था कि उनको टेरिटरीज को भी होल्ड करना है. दे हेयर केम ओनली विद द परमिशन ऑफ whom we will tell this one to you also. How then did they come to the masters of the vast empire? ऐसा तो नहीं था ट्रेड करने आने वाले हमारी टेरिटरी को ले रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हमारी टेरिटरी को कैप्चर किया, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक ग्रेट एम्पायर बना लिया. मैनी रीजन्स आर बिहाइंड दिस, वी विल रीड वन बाय वन हेयर. In this chapter you will see how this came about, all the surroundings, all the things we will tell you one by one here. First of all, we are talking about East India Company. East India Company comes from the east. Yes, east से ही आई थी. कौन, किसने परमिशन दी थी उनको बच्चों? देखिए, उनको परमिशन देने वाले का नाम भी हम बताएंगे आपको. In 1600 the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. Yes, Queen Elizabeth I on that time gave a charter from the ruler of England and granted it the sole right to trade the ईस्ट. ईस्ट का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको परमिशन दी गई, एक चार्टर के द्वारा परमिशन दी गई. और कौन देने वाले थे? रूलर ऑफ इंग्लैंड. What was the name of that time? Ruler of England's name is Queen Elizabeth I. उस समय यही वहाँ पे शासन कर रही थी और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि यस, आप जाके वहाँ पे अपना जो ट्रेड है उसे फैलाइए. और इसके लिए क्या किया उन्होंने? They came from many ways. See here, this one is the ब्रिटिश आइसलैंड एंड ऑन दैट टाइम इन्होंने कई तरह की यात्राएं की. यहाँ से ये शुरू होते हैं, यहाँ पे शुरू होते होते देखिए सबसे पहले बच्चों दीज पीपल केम हेयर कैंटन. आफ्टर देन अगेन एक और इनका यहाँ से चलते चलते एक और लाइन बनता है एंड हेयर अगेन. इधर फिर ये देखिए एक रास्ता इनको और मिलता है, यहाँ से फिर वापस ये जैसे ही डाइवर्ट होते हैं तो यहाँ इनका जाना हो जाता है. लेकिन अगेन हम क्या देखते हैं, इनके पास में कई रास्ते आ जाते हैं. दे केम टू मेड्रास एंड वेंट फ्रॉम बॉम्बे टू अदर पार्ट्स अफ्रीका एंड अदर थिंग्स. सो दिस वन इज द चार्ट. Not only Britishers hold or any other countries also want to establish their trade in India. लेट्स रीड हेयर. बहुत सारी चीज़ें हुई उस वक्त. जो रूट्स थे इंडिया के, हमने आपको बताया उस वक्त सबसे बड़ा जो रूट था वो कहाँ से लिया गया? वो वाटर टेरिटरी से लिया गया. समुद्री मार्ग को सबसे पहले चुना गया. क्यों चुना गया? क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो समुद्री मार्ग से ही शिप्स के द्वारा ही किया जाता था. रूट्स टू इंडिया इन द 18th century. वी आर टॉकिंग अबाउट 18th century एंड ऑन दैट टाइम सी द रूट्स, सी हाउ दे ट्रेस्ड द रूट्स. और किसने हमारे यहाँ इंडिया के लिए रूट ट्रेस किया है? क्या सिर्फ ब्रिटिश लोगों ने ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही हमारे यहाँ पे ट्रेड किया या दूसरे लोग भी हमारे यहाँ पे ट्रेड करने आए थे बच्चों? yes, many other persons, many other traders also came here. See this one. This meant that no longer trading group in England could compete the East India Company. स्टार्टिंग में यही माना गया कि एंड ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी होल्ड ओवर द इंडिया बिकॉज नो एनी अदर कॉम्पिटिटर वॉज देयर. सो इनको बहुत अच्छे से बिना किसी कंपटीशन के, बिना इनके पास में कोई प्रतिस्पर्धा के, इनको इंडिया का बाज़ार बहुत अच्छे से अवेलेबल हो गया था. द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज. सो बहुत इजीली चल रहा था बच्चों. क्यों? क्योंकि इनको बिल्कुल डर भी नहीं था कि दूसरी जो ट्रेडिंग कंपनीज है वो भी यहाँ पे आएंगी, वो भी अपना बिजनेस गोइंग ऑन करेंगी. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. और इसका क्या रिजल्ट रहा बच्चों? रिजल्ट ये रहा कि जब कोई कंपटीशन करने वाला ही नहीं है तो चीज़ों को बहुत ही चीप रेट पे लिया गया और एक अच्छे प्रॉफिट के संग में उनको वापस सेल आउट किया गया. The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. But
ओनली द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट परमिशन, ओनली एक ही आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही कंपनी एनी टाइम वहाँ पे मार्केटिंग कर रही है, ट्रेड कर रही है। हुआ क्या बच्चों, अदर देन ईस्ट इंडिया कंपनी अदर यूरोपियन पावर्स ऑल आल्सो कमिंग ऑन दैट टाइम टू ईस्टर्न मार्केट्स। कौन कौन आ रहा था बच्चों, क्या कंपटीशन हो रहा था, किस रास्ते से वे लोग आ रहे थे और किस किस चीज़ को इंपोर्ट करने आ रहे थे, किसको एक्सपोर्ट करने आ रहे थे। लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर ऑन दैट टाइम एंड competitions also arised on that time. See here, by the time of the first English ships sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered this route to India in the year 1498. हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कि हम ट्रेड कर रहे हैं, वी आर द सिंगल पर्सन्स हेयर, बट हमने क्या देखा, जो फर्स्ट इंग्लिश शिप्स हैं वो तो सेल डाउन हो गए वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से राउंड द कैप्स ऑफ गुड होप, गुड होप के साइड से चलते हुए हो रहे थे और कहाँ पहुँच गए, इंडियन ओशियन को भी उनके द्वारा क्रॉस कर लिया गया। देन पोर्तुगीज ने तो ऑलरेडी वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। Who was the first Portuguese? Vasco da Gama was the first Portuguese who explored the route to India. And in which year, students? In the year 1498. Soon the French traders arrived on the scene. लेकिन हमने क्या देखा, फर्स्ट कौन आया है यहाँ पे बच्चों, फर्स्ट आई है ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर दैट Portuguese was there, and after that one more trader included in that one was French traders. So competition became tough on that time. Soon the French traders arrived on the scene. और इस तरह से हम क्या देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सिंगल नहीं थी, अब वहाँ पे भी कंपटीशन आ गया है। लेट्स सी द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, किस किस चीज़ के लिए कंपटीशन आ रहा है, हमने आपको बताया कई चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही थी। व्हाट वर दोज थिंग्स, द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। यूरोप में कॉटन का और सिल्क प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा मार्केट था क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी। स्टिल इन प्रेजेंट इरा आल्सो कॉटन एंड सिल्क हैव अ वेरी गुड मार्केट इन यूरोप एंड ऑल ओवर द अदर वर्ल्ड। When we are talking about other things, what other things was exported by India? See here, pepper, cloves, cardamom and cinnamon too were in great demand. यहाँ के जो मिर्च मसाले हैं, यहाँ जो काली मिर्ची है, लौंग है, जो इलायची है और जो हम कहते हैं अलग अलग तीखे मिर्च मसाले हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा डिमांड बाहर के देशों को होती थी और ये सारी चीज़ें बाहर सप्लाई की जाती थी। Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. अब हुआ क्या, कंपटीशन हो गया और कंपटीशन होने की वजह से क्या हुआ, जो प्राइजेज हैं, जो इन सब चीज़ों के, कॉटन के, सिल्क के, कार्डमम के और सिनेनिम के, तो हम क्या देखते हैं, क्लव्स इत्यादि के, पीपर के जो प्राइजेज हैं वो रेज होते गए, पुश्ड अप होते गए एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न्ड। पहले तो क्या होता था, एक ही खरीदार होता था तो वो अपने हिसाब से कम लो प्राइजेस में परचेज करके हाई प्रॉफिट पे उन्हें सेल आउट कर देता था। बट आफ्टर कंपटीशन वी नोटिस्ड दैट द प्राइजेस पुश्ड अप एंड द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न्ड वाज रिड्यूस्ड, बहुत कम प्रॉफिट हो गया। थ्रू द 7th and 18th centuries they regularly sank each other's ships. अब जब प्रॉफिट कम हो गया तो हमने क्या देखा बच्चों कि अलग ही तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट होने लग गया, बिकॉज मैनी कॉम्पिटिटर्स वर देयर ऑन दैट टाइम, और कॉम्पिटिटर्स ने एक अलग ही तरह का माहौल बना दिया। क्या करना शुरू किया उन्होंने, सी दिस वन,
दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स, एक दूसरे के शिप्स को डुबोने लग गए. ब्लॉकेडेड रूट्स को बंद करने लग गए. एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, और कोई भी शिप जो है गुड्स की सप्लाई लेके जाता था तो उसको ही रोक लिया जाता था. सो मैनी क्राइसिस केम देयर. अब इसके लिए क्या किया? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कोई कदम उठा रही है या नहीं उठा रही हैं? क्या रीज़न है कि ट्रेड से टेरिटरी तक पहुंचा जा रहा है? इन दिस सेकेंड चैप्टर वी आर रीडिंग अबाउट ट्रेड टू टेरिटरी. सी हियर, trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification. अब किया गया जो भी सामान सप्लाई किया जाता था वो सामान बाकायदा जो आर्म्स हैं उनके द्वारा प्रोटेक्ट करके भेजा जाने लग गया. दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स. अब हुआ क्या, जितना भी प्रॉफिट था वो बाहरी कंपनियां लेना चाहती थी. एंड दिस वॉज द फ्रस्ट्रेशन इन द लोकल रूलर्स. दे कॉन्फ्लिक्ट अबाउट दिस वन कि भाई हमारे पास में हमारी चीज़ का हमें इतना कम मूल्य मिल रहा है और या बाहरी लोग आके हमारे यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं. द कंपनीज देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. सी हियर स्टूडेंट, दिस वन इज द मेन रीजन. This one is the main reason that why the company came or why the company entered into politics. Let us see how this one happened. How company one by one captured our rules, captured our rulers, and how one by one they hold our India's kingdoms. But in the next part, so up to that time, be enjoy and always in a good position. Thank you.